है उसको एंड करेंगे। ऑल राइट एवरीवन, हेडिंग डालिए आप लोग, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, राइट। नाउ फर्स्ट थिंग इज टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहला मेंबर कौन सा है? कार्बन इटसेल्फ। उसके बाद बेटा सिलिकॉन, फिर एंड फिर हाँ फ्लोरोवियम, Fl। हालांकि अब इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट के हिसाब से मैंने बता दिया। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम बोरॉन फैमिली में करते हैं वैसे ही करना है कि कार्बन, हीलियम 2s2 2p2, सिलिकॉन बेटा नियॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम आर्गन 3d10 4s2 4p2, टिन के केस में क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2, लेड के केस में जेनॉन एंड 4f14 5d10 6s2 एंड 6p2। नाउ फ्लोरोवियम के बारे में आएगा तो रेडॉन को कैसे लिखते हैं? Rn एंड फिर यहाँ पे 5f14 6d10 7s2 एंड 7p2। मतलब अगर इन सारे कहानियों को देखा जाए तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP2। क्या सब लोग अग्री करते हो? अगर कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? नहीं, -4 टू +4, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन -4 स्टेट तक भी जा सकता है। एंड वी हैव सच कंपाउंड्स, यू नो। कार्बन का -4 स्टेट कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। एक मैं आपको दिखाता हूं, कौन सा? जैसे कार्बन का CH4, क्या दिख रहा है? कार्बन -4 स्टेट में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है तो वो खींचेगा तो अपने ऊपर माइनस, चारों बॉन्ड से ले जाएगा तो -4। या मैं एक कंपाउंड बताता हूं, नाम है उसका एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3 उसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ऐसे एक कंपाउंड है Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। कार्बाइड, देखो आइड वर्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव आयन हो गया। तो ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स है बेटा कि अगर इनको तुमने पानी में डिसॉल्व किया ना तो आपको मीथेन गैस मिलेगा और प्लस एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। लाइकवाइज इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा और क्या मिलेगा? CH4। तो देखो कहने का मतलब ये आयनिक कंपाउंड जैसे हैं, इसका कॉम्पोजिशन देखोगे तो 2 बेरिलियम +2 और एक कार्बन -4, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि C-4 में। अब कार्बन -4 में आपको पता है कि C पे किसी भी एटम पे अगर इतना एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज है तो वो पावरफुल बेस है, तो वाटर का प्रोटॉन निकाल सकता है। तो एक एक करके 4 वाटर का H+ निकाल करके C-4 + 4H+ आयन मिलके क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या ये बात हमने लुईस एसिड बेस में भी डिस्कस किया था? वहां पे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो इट इज अ वेरी पावरफुल प्रोटॉन एक्सेप्टर, ट्रिमेंडस बेस है कार्बन। एक नेगेटिव भी बहुत पावरफुल होता है, यहाँ तो 4 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पानी में जाते ही मीथेन गैस आपको प्रोवाइड करेगा। तो बस मैं आपको समझा रहा था ये -4 आया कहां से। अब इसके बाद का बात होता है, ये पहला चीज है। दूसरा है कॉमन ऑक्सीडेशन, कॉमन पॉजिटिव स्टेट कौन कौन से है? नेचुरल सी बात है, जो मैंने अभी आपको समझाया, नेगेटिव स्टेट सिर्फ कार्बन ही रिजेंबल करता है, ओनली फॉर कार्बन। कॉमन पॉजिटिव स्टेट्स क्या क्या है? +2 एंड +4। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2 एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +4। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2, और नहीं बताओ क्या लगेगा तुम्हारे हिसाब से +2 का स्टेबिलिटी? आप लोग अगर क्लास में अवेयर हो ना तो मैं हर क्लास में ये चीजें समझाता हूँ,
आपका क्लास में एकदम माइंड पूरी तरीके से फोकस्ड होना चाहिए। यस कनन, नहीं आइडिया? आकृति, +2 का रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हाँ जी बोलिए। पंच, नीचे वाले का +2 ज्यादा स्टेबल है। मतलब कि अगर बात करोगे कार्बन +2 से ज्यादा, सिलिकॉन +2 उससे ज्यादा, जर्मेनियम +2, फिर टिन +2 एंड बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल लेड प्लस। क्यों? इनर्ट पेयर, तो एस का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो स्टेट सिर्फ पी वाले के वजह से आएगा +2। क्या ये नई बात है? क्या ये नई बात है? नहीं ना, तो इसको ध्यान रखो, ठीक है। चलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से, वैसे कहने के लिए हमने रिलेटिव लिखा है, बट कायदे से सिर्फ यही दोनों एग्जिस्ट करते हैं +2 के फॉर्म में, बाकियों का +2 में थोड़ा डाउटफुल एग्जिस्टेंस ही है। मतलब नॉर्मल पॉजिटिव स्टेट, आयनिक स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे तो कार्बन सारे स्टेट शो करता है। ठीक है बेटा, कर लिया आप लोगों ने? हाँ चलो, सो अब यहां पे क्या एक पॉइंट लिखेंगे क्या, आप बताओ? नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो। टेल मी वन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस फैमिली। सिर्फ एक चाहिए, कोई भी क्लास में कोई भी बताए कौन सा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस फैमिली से बना सकते हैं, कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी। एनी वन ऑफ यू? यस बेटा। क्या? एंड हाउ डिड यू अराइव एट दिस? अच्छा, नहीं होएगा? जब नहीं होएगा तो फिर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद तो रिड्यूस होते हैं। गुड पॉइंट, कोई कंपाउंड बताना +4 का। देखो अच्छे से सोचा कम से कम कि लेड +4 से ज्यादा स्टेबल कौन है? लेड का +2। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका मतलब +4 वाला कोई कंपाउंड ले लेंगे तो वो तुरंत रिड्यूस होगा। इसका मतलब लेड +4 का कंपाउंड जो भी है वो क्या होगा? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो, जब कुछ ना समझ में आए ना तो दो चीज तो दिमाग में बैठा लो। एक होता है ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऐसे एलिमेंट है जो किसी को गिरेबान खींच करके हाई स्टेट तक लेके जा सकते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड सेकेंड मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। तो लेड का +4 फ्लोराइड ले लो, लेड का +4 ऑक्साइड ले लो, तो आंसर क्या होगा? PbO2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। एंड एक और कंपाउंड बताऊंगा, बड़ा ध्यान से सुनना। Tin+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Tin+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहां इनर्ट पेयर इफेक्ट से Pb+2 इज मोर स्टेबल, Pb+2 is more stable than Pb+4 due to inert pair effect. Due to inert pair effect.
नोटेड एवरीवन? चलिए नोट करिए इसको पूरा, जल्दी करिए। ध्यान बेटा, हाँ SnCl टू SnCl4 में जाएगा। नहीं नहीं, मैंने आपको समझाया है कि इस पीरियड में, 6th पीरियड में लैंथेनोइड्स आते हैं, इसलिए असर यहां देखने को ज्यादा मिलता है। ऊपर तो सिर्फ कहानी है रिलेटिव में, तो इसलिए इसका +2 डोमिनेंटली मोर स्टेबल है, इसके ऊपर वाले का +4 तक भी आराम से जा सकता है। ठीक है, आप ये ऑर्डर के हिसाब से मत देखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको लग रहा होगा यार ये तो एकदम जस्ट नजदीक है, तो इसका भी +2 ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसलिए देखो यहां मैंने डेलिबरेटली बहुत सारे ऐसे ग्रेटर ग्रेटर का साइन लगाया ना, क्यों? ताकि आपको ये दिमाग में बैठ सके कि यहां उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है, इस जगह पे इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाई देता है, यहां नहीं। तो सिर्फ ऑर्डर के लिए मैंने बस लिख दिया। आइडियली सिर्फ इतना ही डिस्कशन होना चाहिए इन दोनों का, बस दैट्स इट। ये पीछे का तो कोई सेंस नहीं बनता है, बट आते हैं इसलिए हम लोग इकट्ठे लिख देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगला पॉइंट लिखिए, नेगेटिव स्टेट इज मोस्टली शोन बाय कार्बन in hydrocarbon नेगेटिव स्टेट इज मोस्टली शोन बाय कार्बन। ओके, कहां पे? इन हाइड्रोकार्बन एंड, और कहां पे? इन द मेटल कार्बाइड्स। ये मेटल कार्बाइड्स ही है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड हो गया, बेरिलियम कार्बाइड हो गया, तो बहुत सारे कार्बाइड मिलते बेटा। एक और कार्बाइड मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? अब लिख ही रहे हो तो सारा लिखते चलो। और एक कार्बाइड है, ध्यान से देखना, Mg2C3। कभी पूछे ये क्या है? मैग्नीशियम कार्बाइड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम जरा थोड़ा ध्यान से देखो, यहां 2 मैग्नीशियम है, इसका मतलब यहां पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? बोलना यार, +4। तो इस पे कितना होगा? हाँ, तो इंटरेस्टिंग ये है कि अगर तुम ऐसा सोचते कि 3 कार्बन -4 और 2 मैग्नीशियम +2, तो चार्ज ही बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ 4 और यहाँ कितना होगा? 12। इसका मतलब ये कंपाउंड ऐसा नहीं है। और क्योंकि हमें पता है कार्बन के कंपाउंड्स में कैटिनेशन पावर भी हो सकती है, तो इसलिए हो सकता है एक से ज्यादा कार्बन कनेक्टेड हो। तो इसलिए इस कंपाउंड को आप ऐसे ब्रेक डाउन करोगे, यू हैव टू राइट लाइक दिस, 2Mg+2 एंड पूरे 3 कार्बन पे मिला के -4 चार्ज। और
अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा कंपाउंड था या किस तरह का लिंकेज है इसमें, क्योंकि कार्बन के तो यार बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो उसका एक तरीका है, इसको पानी में घोलो। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो तो आपको जो गैस मिलती है C3H4 मिलती है, और साथ में MgOH का होल ट्वाइस मिलता है। ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल से नहीं होगा। इसको जब खोलते हो, ओपन करते हो, तो दिस इज दैट गैस। कौन सी गैस है? प्रोपाइन। अगर दो कार्बन हो तो इथाइन। ये कौन सा गैस है? इसका मतलब जो -4 चार्ज था वो कैसा था? यहाँ एक माइनस और यहाँ 3 माइनस थे। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। सो दैट वाज दिस आई मीन C3 को अगर लिखना हो तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि -3 -1, तब मिला के चार्ज कितना हुआ। ये पता ऐसे ही चलता है। सो प्लीज मेक अ नोट। ऐसे ही एक और कार्बाइड मैं आपको बताता हूँ, कैल्शियम कार्बाइड, बट फिलहाल इतना लिखो। ये सब इंपॉर्टेंट कार्बाइड्स हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या डन बेटा? चलिए बेटा, एक और कार्बाइड मैं आपको दिखाता हूं। कैल्शियम कार्बाइड एंड बेरियम कार्बाइड, CaC2 एंड BaC2। कैल्शियम एंड बेरियम कार्बाइड। अब जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है? इट फॉर्म्स CaOH होल ट्वाइस एंड इट फॉर्म्स C2H2। इसको अगर आप देखो तो C ट्रिपल बॉन्ड CHS, इसका नाम क्या है? इथाइन। और कॉमन नेम क्या है? ये तो IUPAC है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम एसिटिलीन, बिल्कुल सही, एसिटिलीन। राइट इट डाउन। एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन गैस देता है। सेम हियर, अगर आप यहां डालते हो तो ये BaOH होल ट्वाइस एंड वही C2H2। ये गैस है, ये गैस है तो बाहर आएगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, एसिटिलीन। टेल मी वन थिंग, इज एसिटिलीन अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर? Now, how many of you can answer this question? Raise your hand. Is acetylene a polar molecule or non-polar molecule? How many of you can answer? Lavanya, क्या हुआ? You can answer? बताओ. How can you say this is polar? How can you say this is polar? Absolutely non-polar. Linear molecule at every carbon here. एंड इसका डाइपोल लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इधर डी और इधर भी डी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन इधर सब कुछ आइडेंटिकल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट 0। नॉन पोलर हुआ ना? यही तैयारी है केमिकल बॉन्डिंग के लिए। पोलर नॉन पोलर था ना आज के टेस्ट में?
कर लिए सारे कार्बाइड्स नोट? पढ़ाई करो यार थोड़ा तुम लोग। ना दो ये सब। चलिए बेटा, तो देखो मैंने क्यों इसको बाहर की तरफ निकाल दिया, बिकॉज ये नॉन पोलर है और ये कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन विच इज पोलर, तो ये नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है, वो स्किप कर जाएगा वहां से, और ये गैसियस फेज में है तो निकल जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। सो कार्बाइड्स के बारे में आइडिया लग गया, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आइडिया लग गया, रेंज के बारे में आपको पता चल गया। इनमें जो कार्बन है बेटा, कार्बन अकेले पूरा रेंज शो कर सकता है, -4 से लेकर के +4 तक। एंड इतना जबरदस्त कैसे है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है अपने पूरे ग्रुप मेंबर से। क्या रीजन होता है भाई एनॉमलस बिहेवियर शो करने का, लक्ष्य खड़े जो, हाँ, व्हाट इज द रीजन of showing anomalous behavior of the first member from the rest of the group member? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। डी ऑर्बिटल नहीं है उसमें, बिल्कुल, ये एक रीजन हुआ। और रुक जा, पूछ रहा हूं उससे ना। जब आंसर कर रहे हो तो ये बात सोचो कि क्या बाकी ग्रुप मेंबर वो चीज नहीं शो करेंगे। बैठो, तुम बताओ भाई साहब। बैठो। हाँ हाँ। हम्म। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं बस। ठीक है, एक भी नहीं ध्यान था तुम्हें? चलो लिखो, लिखो ये बात। कार्बन शो एनॉमलस बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital, and its ability to form effective effective and its ability to form effective p-pi bond। so, किस मामले में एनॉमलस है ये? सबसे पहला तो यही कि इसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है रेंज के अंदर, -4 से +4। -4 वाला तो दिखा दिया मैंने, कार्बाइड्स के अंदर है। तो लिखो, आगे नोट करके लिखो, इट कैन शो all the oxidation state from -4 to +4, सारे बना सकते हैं। all the oxidation state from -4 to +4। बेटा कौन कौन से, तो आप देखो CH4 में क्या होगा, -4। अच्छा, -3 डालना है तो क्या करूं मैं, CH3 कर देता हूँ, ये -3 हो गया। फिर -2 डालना हो तो ये कर दो, -1 डालना हो बेटा तो ये कर दो। और 0 तो आप सबको पता है किस में होता है, एलिमेंटल फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड, ये, हाँ, डॉट 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 एलिमेंट्स में 0 होता है। इसके अलावा पॉजिटिव स्टेट, अब ऐसे बनाते जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बनते चले जाएंगे। अब जैसे तुम्हें +1 चाहिए तो आपको दिमाग में ये रखना है
कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज क्रिएट होना चाहिए जिससे कि देखो कुछ नहीं करना है, बस गेम खेलना है यार। हमें क्या चाहिए? +1 ना। देखो ये +1 हो गया क्या? दिख रहा है भाई? इधर से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, इधर से -1, इधर से +2, तो +2 -1 मिलकर क्या हो गया? +1। अब मेरे को +2 में लेके आना है, तो ऐसी गेम खेलता जाऊंगा, चीजें चलती जाएंगी, सब होता जाएगा। सो आई कैन ड्रॉ एनीथिंग, एंड +4 में तो आपको पता ही है कि क्या बनता है, CO2। कार्बन सिर्फ इतना छोटा वर्ड बोल करके, एनॉमलस बोल के निकल जाना ही काफी नहीं है। कार्बन के कैटिनेटिंग पावर जितने भी, यहाँ +4 है, +4, जितने भी एलिमेंट्स नेचर में नोन है, सबसे जबरदस्त कैटिनेटिंग एबिलिटी किसकी होती है? कार्बन की। एंड इसकी वजह से देखो एक ब्रांच ही डेवलप करना पड़ गया अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि नेवर एंडिंग है। वो अब उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए गए हैं। वो इतना बड़ा एंड वास्ट है, इतना बड़ा एंड वास्ट है ये कि उनके एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पकड़ पकड़ करके अलग अलग किताबें बनती चली जा रही हैं। ठीक है, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, उसके बाद उनके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सुनो, हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है। क्यों? कौन सी यूनिक एबिलिटी है? कैटिनेशन पावर वाली इतनी ज्यादा किसी के पास नहीं है। अच्छा, कैटिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी इतनी अच्छी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन, टेट्रावेलेंसी एंड ना, सेकेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। वो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी हो, उनका बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लिखो, कार्बन फॉर्म infinitely many compounds with other elements, infinitely many compounds with other elements, वो सारे रीजन आ जाएंगे कार्बन कार्बन का, ड्यू टू टेट्रावेलेंसी एंड हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, due to tetravalency and high bond energy of carbon carbon bonds, and of course ये understood है कि its ability to form p pi bond, क्योंकि उसके बिना variations possible नहीं होते। आ गया सबको समझ में? सबसे आइए श्रुति। अच्छा जी, चलो अब ये डिस्कस कर लिया, तो आज अगले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। तो एटॉमिक साइज लिखते हैं, लिखो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। चलो बताओ भाई, यहाँ पे एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होगा? अविराज, रणवीर राज, एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होगा? हाँ ठीक है बेटा, अरे यही ऑर्डर चलता जाएगा, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लेरोवियम, ये ऐसे ही चलता जाएगा एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी 1, IE1 का ट्रेंड। चलो ये मुझे प्रतुल बताएगा, बताओ बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टेस्ट मैंने लास्ट वीक ही लिया था। I'm expecting these trends to be there in your mind. IE1 सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर हाँ ठीक है, चलो कितने लोगों को याद है?
इसके बाद कैसे करेंगे और क्यों? एक मिनट, हाँ बोलो। चल ठीक है, मैं बताता हूँ। लेड है, उसके नीचे क्या है? टिन। लेड का ये अगेन इम्पैक्ट किसका है? इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं बोलो, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट नॉट इन्वॉल्विंग द एस इलेक्ट्रॉन। तो जब I1 का बात करो तो एस इलेक्ट्रॉन वैसे भी नहीं यूज हो रहा है, सो व्हाई आर यू यूजिंग दिस टर्म देन? तो आपको सिंपली क्या बोलना चाहिए? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड स्टार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें, और ये मैं बता रहा हूं दिस इज द लास्ट फैमिली जहां पे आपको ये नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। बोरॉन में तो अति हो गया था, याद है ना? नीचे से बिल्कुल सेकंड हाईएस्ट पहुंच गया था। मतलब थैलियम का बोरॉन के इमीडिएट बाद उसी का नंबर था, वहां डबल डबल जगह इरेगुलर था, यहाँ तो चलो एक ही है। शुक्र है बिल्कुल लास्ट में ही है वो भी। गॉट इट ना? चलो बेटा, ये आयनेशन तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज तो आप गेस कर लोगे, आयनेशन एनर्जी गेस करोगे तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पूछेगा ही नहीं, यही पूछेगा जहां पे इधर उधर कुछ गेम होता है, बस वहीं पूछने वाला। ठीक है, कुछ लोग होते बस ये याद कर लेते, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऐसा होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऐसा होगा। तो अगर एक लाइन में ही पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म हो सकता है तो क्या फायदा वो 4 लेक्चर देने का? कुछ तो बात है तभी तो। चल, तो ये तो हो गया आयनेशन एनर्जी। इसके बाद बात करते हैं किसका बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एफिनिटी का डिस्कशन जनरली यहां नहीं करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो चलो कार्बन के पास ही सिर्फ है, टेंडेंसी तो हो सकता है सिलिकॉन के पास भी आए, लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि नेगेटिव स्टेट यहाँ कॉमन नहीं। इसलिए एफिनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट मेनली फॉर टू ग्रुप्स, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। वहां एफिनिटी का डिस्कशन ज्यादा होता है, बाकी जगहों पे तो चलो ट्रेंड के वजह से देख लेते हैं, अदरवाइज उन्हीं दोनों में ज्यादा है। सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड का हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ भाई, कार्बन का कितना होता है? 2.5, सिलिकॉन बेटा 1.8, जर्मेनियम 1.8 एंड टिन 1.8 एंड लेड 1.9। नहीं 1.9 होता है, बट चलो ऐसे इसका यूज भी नहीं पड़ेगा, कोवलेंट कंपाउंड कहाँ मिलने वाले हैं हमें लेड के, तो इसलिए इसका यूज नहीं है। यूज करने के हिसाब से तो सिर्फ फर्स्ट 2 ही है। हाँ नियरली, लास्ट वाले का थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, ये नहीं भी ध्यान, इसको 1.8 भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्रैक्टिकली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से स्केल पे है ये? पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? इसके बाद बात करते हैं किसका? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, कार्बन में आपको पता है एलोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है, तो उसमें डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलरिन भी है। तो डायमंड अगर मैं कंसीडर करूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 4100 डिग्री सेल्सियस होता है। 4100 डिग्री सेल्सियस, इतना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे तो पता नहीं हमारे बोन वोन भी बचेंगे कि नहीं, कि पूरा ही वो भी टूट टूट करके मेल्ट वेल्ट हो जाएगा। अरे कैल्शियम नहीं है ना बोन, बोन तो फॉस्फेट है उसका, Ca3PO4 का वर्ड, और जल्दी सब खत्म हो जाएगा कहानी। इतना ज्यादा है कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड। सो कार्बन हैव वेरी वेरी हाई, फॉलोड बाई सिलिकॉन, फॉलोड बाई जर्मेनियम, फॉलोड बाई लेड, एंड सबसे लास्ट किसका होता है? टिन। यहां मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ही टिन सबसे आखिर में आता है, और ये कुछ 300-400 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है जो। ठीक है, इसका इतना ज्यादा है, इसका तकरीबन 1600 कुछ होता है, मतलब 1700 से नीचे ही है डिग्री सेल्सियस। 4100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया भाई? आप मुझे बताओ, तुम समझाओ ये बात, क्यों ज्यादा होता है? उससे क्या होगा? नहीं कैसे होगा भाई, रिलेट करके बताओ, ऐसे क्या होता है? ये तो कहीं पे भी लगा दो, जैसे अभी आयनेशन एनर्जी मिनट पर इफेक्ट लगा दिया कुछ लोगों ने।
कैसे रिलेटेड है वो समझो। सारे क्यों मेरे से जानते हो, उसके बाद रिवर्ट भी करते हो मेरे क्यों का आंसर। हाँ, रिवर्ट करो तो और मजा आएगा सब चीज बताने में, वरना लगता है इन्फॉर्मेशन लोड कर दो उधर से कुछ नहीं होने वाला। यस बताइए। लैटिस एनर्जी का वर्ड यहाँ आ ही क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये आयनिक कंपाउंड है? ये तो एलिमेंटल स्टेट है। यू आर अप्लाइंग द पार्शियल कंसेप्ट। हमने लैटिस एनर्जी नाम ही तब लिया था जब हमारे आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखनी। कोवलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि वो बॉन्ड बना रहे हैं। एंड कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नहीं है। जैसे एक देखो, एक चीज होता है, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी बहुत है, लेकिन H2O तो 100 डिग्री पे ही बॉयल हो जाता है, गैस में बन जाता है, और मेल्टिंग 0 पे ही हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 4100 ले रहे। कारण है कि H2O दूसरे H2O से कोवलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। हाँ, वीक वो सेकेंडरी फोर्सेज हैं ये। यही कार्बन, जब डायमंड का बात करोगे तो ये पूरी चेन है, नेटवर्क है। आपको एक कार्बन को अलग करना है तो बाकी सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी अब नॉर्मली इतनी हाई है, बहुत ज्यादा है डायमंड की भाई। अगर इनका मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस होता, मान लो जैसे अब इन्हीं में मुझे बात करना हो सबसे कम किसका हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एलोट्रॉप है, तो मैं बोलूंगा फुलरीन का। क्यों? क्योंकि फुलरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C60 यूनिट है। अब एक C60 दूसरा C60 के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स है, तो जब इसको गर्म करोगे तो 60-60 सेपरेट हो जाएंगे आराम से। सबसे कमजोर बॉन्ड हीट करने पे टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज रिस्पॉन्सिबल। एंड कोवलेंट बॉन्ड में भी आपको पर्टिकुलरली बोलना चाहिए कि इट इज अ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्किंग के वजह से ये प्रॉब्लम है। और बॉन्ड एनर्जी आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, कम होता जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज आप ध्यान से देखना, पी ब्लॉक अपने आप में इतना यूनिक है कि हर तरह के मेंबर्स को अपने ग्रुप में रखा हुआ है, मेटल्स को भी, नॉन मेटल्स को भी, मेटेलॉइड्स को भी। कार्बन इज ए नॉन मेटल, ये प्योर नॉन मेटल है। नॉन मेटल की कैटेगरी में तो खैर सिलिकॉन को भी रखा जाता है, बट इसको बोलते हैं मेटेलॉइड हैविंग डोमिनेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एंड ये भी हमारा, तो ये दोनों को मेटेलॉइड बोलते हैं, बट ये ध्यान रखना, और ये दोनों क्या है, मेटल। तो अब आपको पता है यार कि नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप जब इसका बात करोगे, टू सम एक्सटेंट इसका एंड इसका बात करोगे, तो आप कोवलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ से चेक करोगे। इसलिए हमने देखा कि कार्बन हाईएस्ट है, फॉलोड बाई सिलिकॉन, फॉलोड बाई जर्मेनियम, इन तीनों में लगभग नेचर है। उसके नीचे मेटालिक टेंडेंसी आ जाती है, और मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर कहानी बहुत अलग होती है, उनके अंदर स्टोरीज बहुत अलग होती है। उसके अंदर कर्नल वर्सेस आई मीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बॉन्डिंग होती है, वो एक जगह लोकलाइज नहीं है। तो इनमें पैकिंग कैसा है इनका, इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग किस तरीके से है, वो बिल्कुल अलग है। इस वजह से हमें थोड़ा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो, ऐसे ही आपको याद है मेटल्स में टंगस्टन बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। कैन एनीवन जस्ट गिव मी द इंफॉर्मेशन, सर्च ऑन इंटरनेट एंड जस्ट गिव मी। चेक करो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल, चेक करो कितना है। क्या केल्विन है? 3-4। अभी भी सोचो डायमंड से कितना नीचे, डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट से कितना नीचे है यार वो। लेकिन तब भी कोई मजाक बात नहीं है, इतना हाई। उसमें भी मेटल के बीच में डी बॉन्डिंग होती है, खैर वो तो बिल्कुल अलग कहानी। आ रहे ना बात समझ में। यहाँ पे इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी नहीं है, इसलिए दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। एक बार जरा चेक करो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन एंड लेड, देखो अभी आपको डेटा ही आपको दिख जाएगा। मतलब टिन का तो फॉर श्योर इज लेस देन 500,
लेड का आप चेक करोगे तो आइडिया लगेगा कितना है। लेड का देखो 327 एंड टिन का देख लो 232 डिग्री सेल्सियस बाहर, और इसका क्या है, मतलब कुछ नहीं है यार, मेटल के नाम पे कलंक है ये दोनों, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट। मतलब गलती से अगर प्रेशर कुकर में रख दो और ऊपर से उसका जो विसल करता है ना अलग से, जो ऊपर से टॉप पे ऐसे रखते हैं, उसका प्रेशर और बढ़ा दो तो वहीं पे मेल्ट हो जाएगा, इतनी हालत। फ्लेम पे सामने रख दो, मेल्ट हो जाएगा तुरंत, तो ऐसी हालत है। तो ये सब बहुत अच्छे मेटल की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि लो मेल्टिंग, इनका भी लो मेल्टिंग। ऐसे आप लोगों को ध्यान है गैलियम, थैलियम, इंडियम, ये सब भी खराब ही थे, ठीक है ना। हाँ, पी ब्लॉक के मेटल्स बहुत अच्छे नहीं है। मेटल्स आइडियली डी एंड एफ वाले बहुत तगड़े। एस ब्लॉक का भी मेटल कहां बहुत अच्छा था। एल्कली मेटल को तो यार नाइफ से कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, केक की तरह। करते हैं ना, आप कभी लेबोरेटरी में सोडियम को डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो ग्लव्स वगैरह पहन करके उसको वैक्स या फिर किसी ऐसे केरोसिन वाले लिक्विड से निकालते हैं और नाइफ से ऐसे कट करके फ्रेश सरफेस एक्सपोज करते हैं, फिर पानी में डाल देते हैं और पूरा डांस करता रहता है ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन के बबल्स निकलते रहते हैं, वो लाइटर देन वाटर होता है इसलिए ऊपर फ्लोट करता रहता है। दैट्स हाउ रिएक्टिविटी इज। सो मेटल स्ट्रेंथ के मामले में डी ब्लॉक वाला आयरन रॉड देख लो, मार दो सर फट जाएगा, इतना तगड़ा है, ठीक है। तो दैट इज, सो ऐसे करके आप देखो तो ये बड़ा यूनिक ब्लेंड है, इसलिए पी ब्लॉक की केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, हर कदम कदम पे बदल जाता है। कार्बन, इतनी कहानी अलग है। अभी सिलिकॉन में बात करेंगे, सिलिकेट, सिलिकॉन, ये बिल्कुल ही अलग क्लास है। सिलिकॉन पॉलीमर इंडस्ट्री में इतना यूज होता है, नाम सुना होगा सिलिकॉन। ये जो मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो भी है, ठीक है, ये भी स्ट्रैप, हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो वॉच का स्ट्रैप है ये भी क्या है, सिलिकॉन ही है। आप ईयरफोन लगाते हो, ईयरबड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलिकॉन। आजकल तो स्पैचुला वगैरह जो आता है कुकिंग वेयर्स में, है ना, नॉन स्टिक पैन के अंदर बोलते हैं स्टील और ये सब नहीं यूज करना चाहिए, वो स्क्रैच मार देता है, तो स्पैचुला उसका आता है करने के लिए। तो इतनी टेक्नोलॉजीज बदलती चली जा रही हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री तो उसका एक बड़ा नाम तुमने बता दिया, माइनर लेवल पे इतने सारे चेंजेस है। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट इट डाउन। द मेल्टिंग पॉइंट लिख लिया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इतना है, ये मेल्टिंग पॉइंट लिख लेना। एंड ऑफ कोर्स जब मैंने ये लिखा है तो आई हैव टेकन केयर दैट इट इज डायमंड, ओके, लिख लेना ब्रैकेट में डायमंड का। बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड वही लिख लो। हाँ ट्रेंड वही है, वैल्यू वही नहीं है, ट्रेंड वही है। डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा मार्क लगा करके रखा हुआ है, मतलब मैं ऐसे समझता हूं कि मेल्ट करने के लिए भी तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटा वो गैस के फॉर्म में नहीं चला गया, एटॉमिक फॉर्म, तो मेल्ट करते ही वो बॉयल हो गया। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो उन्होंने ऐसे ब्लैंक छोड़ रखा है कि मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, ब्लैंक का मतलब कुछ भी निकाल लो, नॉट नोन या मीनिंगलेस या जो भी बोलो, ठीक है। एनीवे, सो यहां तक कहानी क्लियर हो गया सभी का। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं किसका, पीरियोडिक ट्रेंड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसके बाद अगला बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी का, थोड़ा वेरिएशन देखते हैं। ऑक्साइड, हेलाइड, एनहाइड्राइड, ये तीन चीज पढ़ाते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अगला लिखो, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड एनर्जी, चलो भाई
हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हो? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉन्ड एनर्जी? मुझे सारे चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। पूरे बता सकते हो तो हाथ उठाओ, नहीं तो नहीं हाथ उठाना। तो ये बेसिकली ये इतने लोग हैं क्लास में जो अभी आज टेस्ट देने के लिए रेडी है, और बाकी लोगों को मतलब कुछ अता पता नहीं है। बस जस्ट अनदर डे तुम्हारे लिए, बस यही है अभी। हाँ चल बता। हाँ, bond energy is proportional to bond order, inversely proportional to, very good. हाँ ठीक है, चलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ लोन पेयर रिपल्शन, वेरी गुड, वेरी प्रिसाइज, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, गुड। देख रिवाइज करके आओगे ना तो सब्जेक्ट खुद ही दिखेगा यार। रिवाइज करके आओगे तो दिखने लग जाएगा कि तुम क्या बात कर रहे हो, कितना आंसर दे रहे हो, उस पर पिन पॉइंटेडली पता चलेगा। नहीं पढ़ के आओगे तो खुद ही पता चलेगा, तो टेस्ट देने का भी क्या फायदा। वो तो तुम्हारे उसके लिए करते हैं कि तुम्हारी तैयारी और अच्छी हो जाए, लेकिन पढ़ के ही नहीं आना है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ किसके लोन, किसके इनवर्सली? हाँ बेटा एक खुद सोचना, रिपेल करेंगे अगर लोन पे है तो बॉन्ड अच्छे बन पाएगा क्या? हाँ तो तूने गलत लिखा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऊपर 1 में कर देता, हो जाता, काटने की जरूरत। ठीक है चले। अब मुझे बताओ, कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम, कोवलेंट बस यहीं तक बात करते हैं। बाकियों के लिए तो यार कोवलेंट का बात ही नहीं करना चाहिए, वो तो मेटल्स हो गए। क्या लगता है आपको बॉन्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? ये सारे पॉइंट्स को देख करके आंसर करो। सबसे ज्यादा सिलिकन सिलिकन का होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया बात। ये कहां से आपके दिमाग में आ रहा है, कौन से ख्याल से ये आ रहा है सिलिकन? लोन पेयर, लोन पेयर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर इज नो लोन पेयर ऑन कार्बन। लोन पेयर हो ही कैसे सकते हैं? कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक बॉन्ड बनाया है तो बाकी 3 से बनाएगा तभी तो लोन पेयर बचा कहाँ? लोन पेयर तो होगा जब ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाए, जैसे NH2 उसने सबसे बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। इसकी नीड 3 की थी, एक आपस में बनाया, तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ कहाँ लोन पेयर है लोन पेयर? नहीं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? और खुद दिमाग लगाओ यार, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है कार्बन की कैटिनेशन एनर्जी इसके हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से, अपने ग्रुप में ही वो सेकंड आ जाएगा तो सिलिकॉन नहीं ऊपर चलाएगा। हाँ थोड़ा तो सोचो इसके बारे में, लिखो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखो, कार्बन कार्बन फॉलोड बाई सिलिकॉन सिलिकॉन फॉलोड बाई जर्मेनियम। ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर का कोई सेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो, बॉन्ड लेंथ से देखो, कहानी एक जैसी आएगी। बॉन्ड ऑर्डर का भी कोई सेंस, क्योंकि सभी का बॉन्ड अकेला अकेला ही। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। आओ चलो देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड सिलिकॉन डबल बॉन्ड ओ, बताओ जल्दी बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड ओ एंड सिलिकॉन डबल, इनका बॉन्ड एनर्जी भाई, और क्या पूछ रहा हूं, बताओ। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बोलिए। क्यों आएगा भाई सिलिकॉन? तो उससे तो साइज बड़ा होगा तो यार, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो फिर क्या उल्टा आंसर कर रहे हैं? इसमें भी आंसर, क्या डिफरेंस है? अब चलो बात करते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, आप बताइए। बताइए। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां कहानी पलट गया। ये तो गजब हो गया यार, क्योंकि हमारे फैक्टर्स देखो कहीं से भी नहीं लग रहा है, सारे फैक्टर्स चेक कर लो, कोई लग रहा है? भाई लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, कार्बन के पास नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्शन इज नॉट अ वैलिड फैक्टर टू कंपेयर। अब क्या करें?
क्या गड़बड़ी हो रही है? ऐसा क्या चीज है जो दिमाग नहीं जा पा रहा है हम लोग का? उससे क्या लेना देना है यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कार्बन के पास ये जो ऑक्सीजन है लोन पेयर है, ये इसको नहीं डोनेट कर सकता, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं इंटरनल लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है इनके बीच में। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास वेकेंड ही है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिखने वाला है एक्चुअली पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ही बदल गया। आपको दिख रहा है एक, बट एक्चुअल उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दैट इज द रीजन व्हाई this bond is better. SiO bond is much stronger as compared to carbon oxygen single bond. Write it down. Very, very important. Bond length? हाँ, कर लिया बेटा? हाँ, बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो गई? आइए, अब चलिए कुछ और भी यूनिक, अभी इसके यूनिक एबिलिटी पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कार्बन के, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से। चलो बात करते हैं इसके बारे में कि कार्बन कैन फॉर्म CO and CO2 and both are molecular in nature। कहने का मतलब ऐसा बनता है, SiO हाईली अनस्टेबल, do not form at room temperature। it undergo disproportionation readily as soon as it forms at very high temperature। डिस्प्रोपोर्शनेट करके क्या बनाएगा? सिलिकॉन एंड SiO2। SiO2 exist but not molecular solid। फिर क्या है ये? इट इज अ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। क्यों भाई? तो कारण यही है कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बना सकता, क्योंकि ये 3p और ये अपना 2p यूज कर रहा है। 3p 2p के बीच में इफेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड इज वेरी पुअर। 3p pi 2p pi is poor। दैट्स वाई ये जो एग्जिस्टेंस है इसका नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड ऐसे चलता जाएगा। जैसे डायमंड का नेटवर्क होता है ऐसे इसका नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। तो इसलिए सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। SiO2 इसको सिलिका बोलते हैं। ऑक्साइड जनरली आ वर्ड से एंड होते हैं। सिलिका, जिरकोनिया, लिथिया, एल्यूमिना। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सिलिका है। तो सिलिका
आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है मेटलर्जिकल प्रोसेस में कि कैसे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं हीटिंग के थ्रू, तो उसमें आपको पता होगा कि SiO2 इज यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स. फ्लक्स प्लस गैंग इज इक्वल टू स्लैग. ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि किसी भी ओर के साथ जिस तरह की इंप्योरिटीज अटैच्ड है उसके हिसाब से हम फ्लक्स लगा के गर्म करते हैं. इंप्योरिटी अगर बेसिक है तो हम एसिडिक ऑक्साइड लेंगे ताकि एसिड बेस रिएक्शन होकर के स्लैग बन जाए. उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, इसको पोर करके निकाल लेते हैं. तो इट इज एन एसिडिक फ्लक्स. SiO2. CO2 इज ऑल्सो, बट CO2 तो गैस होता है, रूम टेम्परेचर पर ऐसी बाहर निकल जाएगी. SiO2 का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है. एक बारी कोई चेक करके बताएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ SiO2. हालांकि SiO2 का एक फॉर्म नहीं है, मल्टीपल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है इसके. क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट, इसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं. बट अभी कोई बताए? हाँ, तो 1710 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका. सो यू कैन इमेजिन, मतलब अकेले सिलिकॉन से भी ज्यादा है ये ऑक्साइड बन रहा है. हाँ ठीक है, होना भी चाहिए, है ना, उससे बेटर होना भी चाहिए SiO2. चलो बच्चों, क्विकली नोट इट डाउन, ये पूरा कहानी लिखो. तो मजेदार बात क्या है कि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन सॉरी sp है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3. देखो ना, कोई भी सिलिकॉन, और ऐसे यूनिट देख के आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है. उनके स्ट्रक्चर देख करके ही आइडिया लगेगा. ये नोट कर लेना, ये डिफरेंसेस. क्विकली नोट इट डाउन. Okay, everybody, done? इनके ऑक्साइड, हेलाइड, ये सब पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करिए आप लोग. लिखो, ऑक्साइड ऑफ कार्बन फैमिली. कितने तरह के ऑक्साइड होंगे बेटा? दो तरह के. देखो, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. सबसे पहला MO2 एंड दूसरा कौन सा है? MO. कार्बन CO2, ये CO. सिलिकॉन SiO2. SiO आपको पता है कि अनस्टेबल है. GeO2, SnO2 एंड PbO2. GeO, SnO एंड PbO. ये दोनों हाईली अनस्टेबल. डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर. तो जब रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो इनके बारे में कोई बात भी नहीं करना है. ये तीन बेटा एसिडिक है. कैसे हैं?
ये 4 के 4 एम्फोट्रिक, और ये अकेला न्यूट्रल। तो इस ग्रुप में अकेले आपको तीनों तरह के, आई मीन दोनों तरह के तो मिल ही रहे हैं, बेसिक तो नहीं मिला। एम्फोट्रिक है, न्यूट्रल है एंड एसिडिक है, तीनों तरह के हैं। चौथा वाला जो ऑक्साइड होता है बेसिक, वो नहीं मिला। 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोट्रिक। ठीक है, फिर तो ठीक हो, नोट कर लो। कर लिया सभी ने? हाँ, बाकी कहानी मैंने आपको समझा ही दिया है कि PbO2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ये सारे एम्फोट्रिक का लिस्ट आप दिमाग में रखे रहो। रिलेटिव एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है कैसे देखते हैं, वो सारी कहानियां क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज हेलाइड्स, एंड फिर हाइड्राइड देखेंगे। लिखो हेलाइड्स, हेलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली। लिख लिया ना? अच्छा, किसी को आइडिया है सब ऑक्साइड क्या होता है? पढ़ाया मैंने पहले। हाँ गुड, C3O2। मतलब जैसे कार्बन का तो चलो मैंने बस सिर्फ 2 दिखाया है बेटा कॉमन, बट ऐसे आपको मालूम है ना कार्बन की अपनी एबिलिटी की वजह से ये सब बना सकता है। दिस इज C3O2। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी ऑफ द एटम्स आर लीनियरली अटैच्ड इन दिस? ऑल ऑफ देम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट कार्बन, यहाँ +2, यहाँ 0, यहाँ +2, इसका नाम क्या है? सब ऑक्साइड। तो ठीक है, कार्बन के लिस्ट में आप इसको भी ऐड कर सकते हो। हम बात कर रहे थे किसकी? हेलाइड्स की। तो हेलाइड्स भी 2 तरह के हैं, कौन कौन से? MX4 जहां +4 वाला है, MX2। कार्बन फ्लोराइड से लेकर के कार्बन के आयोडाइड तक सब देखने को मिले। सिलिकॉन के फ्लोराइड से लेकर के सिलिकॉन का आयोडाइड तक, और ऐसे ही डॉट 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 करते हुए। लेकिन लेड के Cl4, Pb, Br4 एंड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? आप बोल सकते हो +2 इज मोर स्टेबल, या ऐसा बोल सकते हो Pb+4 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर सामने कोई भी हेलाइड आयन आ गया तो इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और खुद कहां चला जाएगा? Pb+2 के आयोडाइड में। तो +4 इनके में तो मिलने का क्या चांस है? +4 में ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा ना। सो हेलाइड्स में लेड का सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलता है? फ्लोराइड, PbF4, एंड ऑक्साइड में PbO2 एंड PbO दोनों एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज लेड +4 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए बोलता हूं इस नजरिए से देखोगे तो दिख जाएगा। गॉट इट ना? अच्छा, बात MX2 की करेंगे तो कितने लोग कह रहे हैं इनका कोई सेंस नहीं बनता है, ये सब अनस्टेबल है। यहां से बात करेंगे मेनली का GeX2 एंड SnX2 एंड PbX2, ये सब मिलते हैं। इनफैक्ट लेड का PbCl2, PbBr2, PbI2, ये सभी के सभी इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। बड़ा मजेदार है ये। इनका इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये काम करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि एक डब्बे में सिल्वर था, नाइट्रेट, एंड लेड का भी नाइट्रेट था। इसमें एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये सब सॉल्युबल है, और इसी में ऐड कर दिया गया
NaCl, थोड़ा क्लोराइड मिल गया था। तो जैसे ही NaCl ऐड किया तो नीचे प्रेसिपिटेट मिल गए। किसके पीपीटी? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ AgCl एंड PbCl2। लेकिन अगर गर्म कर दो इसको, सिर्फ गर्म कर दो, तो कितने लोग करें, नीचे प्रेसिपिटेट में अब सिर्फ सिल्वर क्लोराइड बचा रहेगा और ऊपर डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा? PbCl2 एक्वस। तो ये कहने का मतलब था हॉट वाटर में सॉल्युबल होने का मतलब ये, सिल्वर क्लोराइड चाहे पानी गर्म करो चाहे ठंडा रखो, दोनों ही केस में वो इनसॉल्युबल है, ऐसे रहने वाला। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसका हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सो वी आर डन विद द ऑक्साइड एंड वी आर डन विद द हैलाइड। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। Arrange the following in increasing order of thermal stability. CF4, CCl4, CBr4, CI4। बताइए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है? तो पहले मॉलिक्यूल देखो, क्या ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स? कोवलेंट है यार। अब कोवलेंट में कैसे देखते हैं? बॉन्ड एनर्जी से। बोलो ना कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? गर्म करो तो ब्रेक डाउन कर जाए, टूट जाए। कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, CF या CI? CI कमजोर है ये, तो बॉन्ड एनर्जी से आंसर होगा सबसे पावरफुल। यहां गलती भी कर दी होते तो भी सही होता, लैटिस एनर्जी से भी देखते तो भी आंसर सही होता। लेकिन वही है, आप क्या लगा रहे हो आंसर से मतलब नहीं है, आप क्या सोच रहे हो मॉलिक्यूल देख के, वो इंपॉर्टेंस रखता है ना रोहित? ठीक है, तो CF4, CCl4, CBr4 एंड CI4, इसके हिसाब से क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? बोलिए। तो ये था किसके बारे में? हैलाइड्स के बारे में, इनके थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ हैलाइड। ओके, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें दो कंपाउंड दे दूं, CCl4 एंड SiCl4, इन दोनों में तुम लोगों के हिसाब से कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज होगा? पानी डालते ही और गर्म करते ही कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा? लिखो। विच विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इजिली, CCl4 और SiCl4। विच विल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस इजिली, CCl4 और SiCl4। बोलिए। CCl4 और SiCl4, come on everyone, the right answer is
SiCl4 will undergo hydrolysis very easily. बिल्कुल, सिलिकॉन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ कमजोर है, तो वाटर आएगा तो ये लोन पे डोनेट करेगा और ये टूट जाएगा, और फाइनली ये ऐसा ही एक नहीं 4 OH रख पाएंगे 4HCl मॉलिक्यूल। एक बारी गया तो एक क्लोरीन हट के एक OH, ऐसे 4 बारी जाएगा। क्यों? कमजोर बॉन्ड है यार, इसलिए ऐसे ब्रेक डाउन कर जाएगा, हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा। तगड़े बॉन्ड होते, फ्लोराइड सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो ऑक्सीजन वहां से इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए फ्लोराइड हाँ नहीं टूटता है। CF4 की हाइड्रोलिसिस करानी हो तो बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। हाँ, ऑक्सीजन के साथ हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बोलो। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो देखो इसी के साथ हमारा जनरल प्रॉपर्टीज खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉपिक बिहेवियर के बारे में। सिलिकेट्स है एंड सिलिकॉन है, तो अभी आज बस एलोट्रॉप तक पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का बचा हुआ अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग डालो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो बेटा, ऐसे बहुत सारे आज के मॉडर्न डे में आप देखोगे तो बहुत सारे एलोट्रॉप आइसोलेट किए जा चुके हैं। उनमें पुराने जमाने से जो हम यूज करते आ रहे वो 3 इंपॉर्टेंट है, और वो 3 कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड, हाँ जी लिखिए, मेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी कार्बन लिखा था, एलोट्रॉपी इन कार्बन। सबसे पहला मेन एलोट्रॉप, सबसे पहला कौन सा है? डायमंड। अभी देखो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, फिर प्रोजेक्टर पे हम लोग उसको देखेंगे भी कैसा दिखता है, लेकिन पहले यहां समझ लो कि थ्योरेटिकल क्लैरिटी यहीं आने वाली है, वो तो एक विजुअल क्लैरिटी है कि कैसा दिखेगा। सो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरी। डायमंड के अंदर एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन टेट्राहेड्रली। ये बात लिखो ऐसी वर्ड्स में, एवरी कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 other carbon atoms tetrahedrally, and it is a 3-dimensional network covalent solid. Very high melting point. Hybridization sp3, good conductor of heat, but poor conductor of electricity. Electricity. ग्रेफाइट देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ऐसे हेक्सागन बना बना के एक दूसरे में जोड़ते जाओ।
हाँ हाँ, बात नहीं बेटा, बिल्कुल भी बात नहीं, एकदम बात नहीं। कुछ देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ गेम? आप देखो किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो यहाँ पे, बीच में किनारे वालों का मत देखना क्योंकि वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, चलता जाएगा। बोलो। sp3 कहां से दिख रहा है भाई, किसको दिख रहा है? आंसर इज sp। यस दैट्स ट्रू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बताओ, क्या ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है या 2 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल। क्यों 2 डायमेंशनल? हाँ प्लेनर, sp2 है तो प्लेनर हुआ ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल हेक्सागोनल रिंग फ्यूज्ड टुगेदर। क्या बोलते जा रहे हैं? हाँ तो वही बना रहा हूं ना। नहीं, ये ऐसे, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, इनके बीच में ये लेयर्स हैं, ये लेयर 1, ये लेयर 2, लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपस में नेटवर्किंग है वो 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल नेटवर्क, जो नेटवर्किंग है उसकी बात हो रही है, 2 डायमेंशनल नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। sp2 hybridization, layer structure used as lubricant at very high temperature in machinery। क्योंकि इतना स्किड करता है ना लेयर एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में कोई एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती लेयर आप। कौन सा कार्बन कार्बन का लेंथ स्ट्रॉन्ग ज्यादा बड़ा होगा, डायमंड में या ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में छोटा होगा ना, डबल बॉन्ड आ गया ना। ये लेंथ बहुत बड़ा होगा, तो ये कार्बन कार्बन का लेंथ कहां है? ये तो वॉन्डरवॉल लेंथ है, मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर देखोगे अगर आप यहां पे, तो वो आएगा 1+। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक रिंग में 2 पाई बॉन्ड है और रेजोनेंस से वो घूम सकते हैं? तो कुल मिला जुला करके कितना हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड 6 जगह घूमेंगे तो 1+1/3 कितना आ गया? 4/3। 1.33 is the bond order, and that's why the length of carbon carbon in what graphite is little smaller as compared to that of diamond. Good conductor of electricity, poor conductor of heat. Good conductor of electricity, बल्कि आप कह सकते हो the only non-metal which conducts electricity. Good conductor of electricity, but लिख रहे हो कि देख रहे हो मुझे? लिखना है सब। गुड बोल रहा हूं ना, सुनाई दे रहा है तो लिखो उसको। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिख लिया सभी ने? हाइब्रिडेशन sp2 है, लेयर स्ट्रक्चर है, एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन ग्रेफाइट इज स्लाइटली व्हाट स्मॉलर देन दैट ऑफ डायमंड। ठीक है बच्चों, इसका बॉन्ड लेंथ क्या थोड़ा कम है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा होता है। क्या सभी को समझ में आ गया? पूरी बात क्लियर हो गई? बोलिए। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, फुलरीन। अच्छा, जो थोड़ा बहुत थर्मो पढ़ते हैं उनको ये आइडिया होगा कि डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन में से किसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 रखते हैं? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ना, बट ऐसे लगता है कि डायमंड होना चाहिए। ग्रेफाइट थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। अब आप समझ रहे होगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना इसमें, विद इन लेयर।
इस वजह से बेटर होगा। अच्छा, फुलरीन की मैं बात करता हूं। फुलरीन ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसका, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं अब बस डॉट 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 कर दे रहा हूं, मैं इसके कुछ पोर्शन को बस दिखा रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग, डॉट 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 डॉट, बस एक रिंग ऐसे दिखा रहा हूं। एंड इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, sp2। मॉलिक्यूलर सॉलिड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्ड, ये फिक्स नंबर है, 12 5 मेंबर्ड रिंग होता है, एंड 6 मेंबर्ड। अब यही बदलता है, इस वजह से बड़े बड़े फॉर्म्स आते हैं। कंटेन्स एरोमेटिक रिंग, फाइव मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग, 12 5 मेंबर्ड रिंग एंड वेरियस 6 मेंबर्ड रिंग। इनके बहुत सारे पॉसिबल है। सबसे कॉमन है C60, C120, C180 एंड डॉट डॉट डॉट। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फुलरीन्स आर पॉसिबल। और ये जो 60 वाला, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। दिस इज बकमिंस्टर फुलरीन C60। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 60 कार्बन फिक्स्ड है, ये इनमें कोई कार्बन फिक्स नहीं है, नेटवर्क है, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट, ये सॉलिड है, इनको सी सॉलिड नहीं लिखते, C60 सॉलिड लिखा है। तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कमजोर किसका होगा, फुलरीन का। मॉलिक्यूल है, दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। प्लीज ड्रॉ इट हियर। अब मैं आपको प्रोजेक्टर पे चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। होगी बकवास तुम लोग की, अब एकदम चुप रहना है। So guys, this is the structure of diamond.